स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल में। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। तो जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ यानी विश्व में प्रत्येक वस्तु जो भी है जिसको हम अपनी आँखों से देखते हैं वह क्या है, पदार्थ है। आप इस फिगर से समझ सकते हैं कि इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वह क्या है, पदार्थ है। यानी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह इतना सूक्ष्म कण होता है कि जिसको हम अपनी नग्न आँखों से देख भी नहीं सकते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण यानी पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने से उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक कांच का गिलास में जल डाला हुआ है। अगर इसमें लवण डालते हैं तो जल में लवण पूरी तरह से घुल जाता है। यानी इससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और वह हमेशा गतिशील होता है, क्योंकि अगर गति नहीं करता तो जैसे ही नमक डालते तो वह नीचे जाकर बैठ जाता, लेकिन वह कुछ देर के बाद घुल जाता है। इससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। यानी जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो यह एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक नल। तो जब हम पानी के एक नल को खोलते हैं और पानी के धार को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वह धार टूट जाती है नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है, गैसीय अवस्था में अत्यधिक होते हैं। आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, द्रव में मध्यम एवं गैस में सबसे कम होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में न्यूनतम होती है, ठोस अवस्था में अधिकतम होती है। आप यहाँ पे इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि एक नल है जिससे पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो पॉइंट है, देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पे जो पानी है यहाँ पे धार टूट रहा है, लेकिन नीचे जाके यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से आकर्षण हो रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ठोस में पदार्थ के कण अत्यधिक देखिए ठोस में पदार्थ के जो कण होते हैं वह बहुत नज़दीक होते हैं, यानी इसके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। और द्रव में पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान ठोस से ज़्यादा होता है एवं गैस में ठोस एवं द्रव से दोनों से ज़्यादा होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ठोस में रिक्त स्थान बहुत कम है, यानी इसके जो पदार्थ के कण है वह बहुत नज़दीक पे हैं, यानी द्रव में इससे दूर पे हैं, यानी इनके बीच में थोड़ा रिक्त स्थान है एवं गैस में ज़्यादा है। देखिए ठोस, द्रव और गैस के यहाँ पे जो पार्टिकल हैं वह बहुत दूर पे हैं। तो पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ऐसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन हम लोगों को 9th क्लास में 3 ही पढ़ना है। यानी भौतिक रूप से पदार्थ के 3 अवस्थाएं होते हैं,
ठोस अवस्था, द्रव अवस्था एवं गैसीय अवस्था। हम मानव शरीर को भी पदार्थ के 3 अवस्था में विभाजित कर सकते हैं। जैसे हड्डियों और दांत ठोस अवस्था में है, ब्लड जो है वह द्रव अवस्था में, एवं फेफड़ों में हवा गैसीय अवस्था, एवं 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद हैं। तो ठोस के बारे में जानते हैं कि ठोस क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ठोस यानी इसका जो है आकार निश्चित है। ठोस का आकार निश्चित होता है एवं इसकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं, यानी इसका आकार भी निश्चित है एवं आयतन भी निश्चित होता है। निश्चित आकार एवं आयतन होता है और इसकी संपीड्यता नग्न होती है, यह दृढ़ होते हैं। तो संपीड्य मतलब होता है संपीड्य। तो संपीड्य मतलब होता है कि हम किसी वस्तु को कितना पीट मतलब वो पीटते हैं। तो इसका संपीड्य यानी जब ठोस को हम लोग पीटते हैं तो उतना पतला यानी उतना चपटा नहीं होता है। तो इसका संपीड्य यानी नग्न के बराबर होता है। तो उदाहरण के तौर पे बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बैंड टूट जाता है। ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन को आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है, दबाने से हवा बाहर निकल जाती है। द्रव अवस्था के बारे में जानते हैं। तो द्रव अवस्था तरल होते हैं, इनमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, वे बर्तन का आकार ले लेते हैं। द्रव का निश्चित आयतन होता है, द्रव में बहुत कम संपीड्य होता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप द्रव यानी ठोस से द्रव जो है, जैसे द्रव अगर गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार का हो जाएगा, अगर उसको जग में डालेंगे तो जग का आकार का हो जाएगा। तो इससे यह पता चलता है कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो होता है वह निश्चित होता है। तो द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विषण करती हैं और यही जलीय पौधे व जीव में पानी में घुले ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। द्रव अवस्था में विषण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों की गति द्रव में ज़्यादा होती है, ठोस में कणों की गति कम होती है। आते हैं गैस अवस्था। तो गैसों में बहाव होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसके जो कण है वो बहुत दूर दूर पे है, यानी इसको संपीड़ित हम कर सकते हैं। तो गैसों में बहाव होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है, गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। गैस में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसलिए गैस जिस बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए एवं बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा एवं वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। गैसीय अवस्था के बारे में। तो गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, इसी कारण इस कण में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे।
पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं मिलता है, यानी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, यानी बर्फ, पानी और वाष्प। तो गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है और पानी वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है, यानी एक तापमान में परिवर्तन, जैसे यहाँ पे एक बीकर है, इसके अंदर तो तापमान में परिवर्तन पढ़ते हैं कि गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसे गलनांक कहलाता है, यानी बर्फ का गलनांक 273.1 केल्विन है। सुविधा के लिए हम अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ठोस है, जब इसको नीचे से हीट दिया जा रहा है तो यह क्या द्रव में परिवर्तन हो जाएगा। तो जब बर्फ पिघलती है, बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है, लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती है। जानते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे हम एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, किसी बर्तन में रखते हैं, तो जैसे ही हीट देते हैं तो वह तुरंत नहीं पिघल जाता है, यानी कुछ देर तक उसको पिघलने में समय लगता है। तो जितना ऊर्जा पिघलने में वो लेता है उसी को हम संगलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। अब जानते हैं कि क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जल का क्वथनांक होता है 273 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर 273 यानी 373 केल्विन। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होता है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी जैसे कोई द्रव लिए हैं, तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस बीकर के अंदर द्रव भरा हुआ है, यानी जब नीचे से इसको हीट दे रहे हैं तो यह तुरंत वाष्प में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कुछ देर तक यह हीट होगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा लगभग में, तो वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा, होगा। तो यह वाष्प में परिवर्तन होने से पहले जितना ऊष्मा लेगा उसी को हम लोग वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, यानी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक दूसरे में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे आरेख में दिखाया गया है। जैसे ठोस अवस्था है, तो अगर इसमें ऊष्मा देंगे तो क्या द्रव अवस्था में चेंज होगा, और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शीतलता। और द्रव अवस्था से अगर गैसीय अवस्था में चेंज होगा कब, जब उसमें ऊष्मा देंगे, तो अब गैसीय अवस्था से द्रव में आएगा तो शीतलता। अब जानते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण, थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी के प्याली में डालिए। चीनी के प्याली पर कीप को उल्टा करके रखिए। कीप के सिरे पर रुई की डॉट लगा दीजिए
धीरे धीरे गर्म कीजिए। हम देखेंगे कपूर या अमोनियम क्लोराइड ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ का वाष्प संघनित होते हैं। आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं। तो दाब परिवर्तन पर प्रभाव, यानी दाब परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो हम लोग के घर में गैस सिलेंडर आता है तो वह रहता तो गैस है, लेकिन उसमें इतना दाब उस पर लगाया जाता है कि वह गैस द्रव में चेंज हो जाता है। तो यानी दाब बढ़ाएं, तापमान घटाएं तो क्या हो गया, गैस द्रव में बदल जाता है। अगर आपके घर में गैस सिलेंडर होगा तो उसको हिलाकर भी आप देख सकते हैं। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। सॉलिड कार्बोक्सिलिक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस को वापस गैसीय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना ठोस अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों के तीनों अवस्था का अंतर रूपांतरण इस प्रकार है। यानी अगर ठोस से गैस में बदलेगा तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस में बदलेगा तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। अगर ठोस से द्रव में बदलेगा तो उसको संगलन, और द्रव से अगर ठोस में आएगा तो इसको जमना, और द्रव से गैस में जाएगा चेंज होगा तो उसको बोलेंगे वाष्पीकरण, और गैस से और द्रव में चेंज होगा तो उसको बोलेंगे संघनन। आप इस फिगर को देख सकते हैं। वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे आप एक गिलास लीजिए, गिलास में पानी डाल दीजिए और पानी को कहीं पे रख दीजिए, तो कुछ देर या कुछ दिन के बाद देखेंगे कि वह पानी का लेवल जो होगा वह कम हो जाएगा। यानी जरूरी नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, उससे कम भी तापमान पे वह वाष्प में चेंज होने लगता है। जैसे वर्षा का पानी होता है, तो वर्षा का पानी वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही वह वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। इसी को क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण से वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक तो जानते हैं कि कौन कौन से कारक हैं। तो सतही क्षेत्रफल, यानी सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ज़्यादा आर्द्रता कम वाष्पीकरण, यानी वायु की गति। अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण से शीतलता क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो आप लोग अनुभव किए होंगे कि जब वर्षा के मौसम में कपड़ा धोते हैं तो वर्षा के मौसम में तो धूप उतना निकलता नहीं है तो उसको छाया में डाल देते हैं, लेकिन जब हवा चलता है वह जल्दी सूख जाता है। वही अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। यानी अगर हवा में भी नमी रहता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है, यानी कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। तो वाष्पीकरण से शीतलता के बारे में पढ़ेंगे। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। उदाहरण के तौर पे जब हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तन हो जाता है और इसी कारण से हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। यानी
वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। जैसे आप अपने हाथ पे कभी पेट्रोल 1-2 बूंद डालिएगा तो वहाँ पे थोड़ा ठंडक महसूस होगा, क्योंकि जो ऊष्मा होता है वह वाष्प हो जाता है, वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, इसी चलते वहाँ पे ठंडक महसूस होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।